बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ पहले चरण में छत्तीसगढ़ से 21 नाम सामने लेकर के आए गए हैं और पहले चरण में मध्य प्रदेश से 39 नामों का ऐलान कर दिया है। तो यानी कि इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। पहले चरण में छत्तीसगढ़ से 21 नाम जो तय कर लिए गए हैं, वहीं मध्य प्रदेश से 39 नामों का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले और अक्सर ये देखा जाता रहा है कि जब आप चुनावों को लेकर के तारीखों का ऐलान हो जाता है, अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके कहीं जाकर के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है। लेकिन अभी समय बचा हुआ है, लेकिन इस बचे हुए समय से पहले ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। क्या है, मध्य प्रदेश में लगभग 39 सीटें हैं जिस पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में लगभग 20 के आसपास जो अभी नाम सामने आ चुके हैं और ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ये आने वाले चुनावों को लेकर के और एक नजर इस पर बनाई जा रही है कि कोशिश ये भी हो सकती है, बीजेपी की रणनीति इसमें हो सकती है, क्योंकि एक दिन पहले ही चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी जिसमें ये मंथन किया गया था और सबसे ज्यादा जो लंबा समय दिया गया था वो छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर मंथन हुआ था। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर के मंथन किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आया था, लेकिन ये किसी को इल्म नहीं था कि अगले ही दिन नामों की फेहरिस्त सामने आएगी, क्योंकि सभी इस पर आप एक अंदाजा लगा करके चल रहे थे कि चुनावों के समय जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तभी जाकर के सीटों का या कह लीजिए कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। तो पहले चरण में एमपी से 39 नामों का ऐलान किया गया है। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और इसमें पहले चरण में छत्तीसगढ़ से 21 नाम और मध्य प्रदेश में 39 नामों का ऐलान किया गया है और बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। ये बीजेपी की नई रणनीति है जिसके तहत समय रहते यानी कि चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने का मतलब यह भी नजर आता है कि वो प्रत्याशियों को समय दे रहे हैं कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के अपनी मजबूती को लेकर के काम कर सकें। अब इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि बड़ी चर्चाओं में रहते हैं। इसमें विजय बघेल छत्तीसगढ़ से एक वो नाम सांसद रहे हैं, लेकिन अब उनको विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी के लिए मैदान में उतारा गया है और जाहिर तौर पर क्या वाकई में फोकस विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि पहली कड़ी और बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आने वाला विधानसभा चुनाव है और इसी के बाद क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसके लिए तैयारियां अलग स्तर पर की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले जो पहली बाधा यानी कि पहला जो मौका है बीजेपी के पास वो विधानसभा चुनाव से जुड़ा है और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी लिहाज से कहीं पर कोई चूक हो सके। बाकायदा आप इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि समय रहते सभी चीजों को मैनेज किया जा सके, कोशिश की जा सके कि जल्द से जल्द इन सभी सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी पूरी कर सकें। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मनोज भारती जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, आप जरा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोरंजन भारती सर। आप एक चीज मैं यहाँ पर शुरुआत में ये समझ लेने की कोशिश भी कर रहे हैं और जरा दर्शकों के लिए भी जानना थोड़ा सा इसके बाद आसान हो जाएगा कि हमेशा से ये बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का ट्रेंड रहता है कि जब चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है, लेकिन अभी समय बहुत बचा हुआ है और अभी से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, ये क्या मकसद है? ये आप कह सकते हैं कि रणनीति के तहत ऐसा किया गया है और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की बात यदि पहले कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के पास आज के दिन 14 विधायक हैं और 70 जो है वो उसके करीब कांग्रेस के पास है। तो एक लंबा वक्त चाहिए, शायद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि एक लंबा वक्त देना चाहिए वैसे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना जहां पे ज़्यादा विवाद ना हो। यदि उन्होंने जो है जो अविवादित जो क्षेत्र हैं, जो सीटें हैं, वहाँ पे सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की है ताकि उनको पर्याप्त समय मिल सके, लोग उनको जान सकें और एक अच्छी लड़ाई के लिए वो उसकी तैयारी कर सकें। अब यही बात आप मध्य प्रदेश में भी कहेंगे तो होता क्या है कि दोनों राज्यों में इस रणनीति के तहत जो है बीजेपी आगे बढ़ी है और कहते हैं ना कि
युद्ध में और किसी चीज़ में पहला एडवांटेज जो होता है वो काफ़ी जो रणनीति के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एडवांटेज लेने की कोशिश बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में की है। यानी कि युद्ध क्षेत्र के अंदर जो योद्धा पहले मैदान में होगा वो रणनीति पहले तय करेगा और पहला हमला भी कर सकता है। इसी रणनीति के तहत ये एक बड़ी कोशिश भी हो सकती है। लेकिन सर, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जिन सीटों पर बीजेपी के नेता या फिर वहाँ पर संघर्ष की स्थिति है या फिर वहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, इसलिए भी वहाँ पर फिलहाल प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया ताकि उनको समय भी मिल सके। जी हाँ, निश्चित रूप से। और इसी चीज़ को मैं इस ढंग से कहना चाह रहा था कि जिन सीटों पे विवाद नहीं है, जिसपे कि जो आपकी हारी हुई सीट है, सीधे हमें अपने दर्शकों को ये समझाना चाहिए कि जो आपकी हारी हुई सीट है वहाँ पे आपने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। उनको पूरा टाइम मिलेगा, उनको पूरी रणनीति बनाने का टाइम मिलेगा। अभी से सबसे बड़ी बात है कि अभी तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नेताओं के दौरे भी उतनी तेजी से होने नहीं शुरू हुए हैं जो आप चुनाव के समय देखते हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। तो चुनाव की घोषणा कब होगी ये भी लोगों को नहीं मालूम है। उसके पहले आपने कैंडिडेट उतार दिए, ये एक अच्छी पहल है, आप कह सकते हैं। कर्नाटक में हमने देखा था कि इस तरह कांग्रेस जो है वो उसने बहुत पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। तो इसी तरह इस बार बीजेपी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया है, और खासकर उन सीटों पे किया है जिन सीटों पे उनको लगता है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हमें उम्मीदवारों को टाइम देना चाहिए एक बिल्डअप खड़ा करने के लिए। ये कोशिश की गई है और मुझे लगता है इससे बाकी पार्टियां भी सीख लेंगी। लेकिन इसमें सर एक चीज़ और भी है, कई ऐसे बड़े दिग्गज, क्योंकि अगर रायपुर की तरफ देखें, छत्तीसगढ़ की तरफ देखें, तो सांसद जो हैं उनको विधानसभा के चुनाव में उतारा गया। तो यानी कि बीजेपी ये भी चाह रही है कि लोकसभा का ठीक है बाद में आएगा, लेकिन पहले विधानसभा का पहला जो हर्डल है उसको पहले पार कर लिया जाए। एक सांसद होने के नाते आपके पास एक एडवांटेज रहता है। लोग आपको जानते हैं, लोग आपके काम को जानते हैं, और आपको चुनौती देने के लिए एक सीट जो है, जो कि मुख्यमंत्री की सीट है, उसके वहाँ पे उम्मीदवार की घोषणा की गई है। तो निश्चित रूप से अब जो सांसद महोदय वो चुनाव लड़ेंगे, उनको सब जानता है, शायद पार्टी को लगता है कि वो अच्छा फाइट दे सकेंगे, और यदि खोने के लिए उनके पास है नहीं, क्योंकि उनके पास वो सांसद ऑलरेडी हैं। तो यदि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो फिर आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये कोई बोझ नहीं होगा कि मैं हार जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ की गई, और ये पहला मौका नहीं है। मैंने हाल में कई चुनावों में देखा है कि जो सांसद होते हैं उनको भी विधानसभा लड़ाया जाता रहा है, और ये जो आज की लिस्ट है ये उसी ट्रेंड का अगला हिस्सा है। अच्छा, दो खास मेहमान और स्पीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ कार्यक्रम में, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन जरा जल्दी से मैं एक सर, ठीक है, बीजेपी से प्रवक्ता अभी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा अवनीश सिंह बुंदेला जी से एक जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूँ। अवनीश जी, जो चुनावी युद्ध होता है उसके अंदर, मैदान के अंदर जो पहले आ जाए, कहा जाता है कि एक एडवांटेज उसके पास होता है। बीजेपी ने अपने चुनावी योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। आपको लग रहा है कि एक कदम पीछे रह गए आप? चलिए अवनीश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं जरा अमृतांशी, हमारी संवाददाता भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, ये जो लिस्ट आई है उसके बाद आपको लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी ने अभी जिन चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, बगावत के सुर भी पार्टी के भीतर उठने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2020 में सिंधिया समर्थक कांग्रेस से बीजेपी में आए, और खास तौर पर अगर हम इन सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार घोषित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है जहाँ पर बीजेपी ने हम कह सकते हैं अधिसूचना जारी होने के पहले 2.5 से 3 महीने के पहले ही जो है विधानसभा के उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये सभी सीटें वो सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी लगातार पिछले 2 बार से चुनाव हार रही है और कांग्रेस के कब्जे में लंबे समय से ये सीटें हैं। भोपाल से शुरुआत करूँगी। भोपाल
की मध्य विधानसभा सीट और उत्तर विधानसभा सीट, इन दोनों ही सीटों पर आरिफ वकील और आरिफ मसूद जो है कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी यहां पर जो है दोबारा से ये 2 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। दोनों ही दिग्गज नेता, चाहे हम बात करें भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा की, उनको उतारा गया है यहां पर उत्तर विधानसभा से। ध्रुव नारायण सिंह जो कि विधायक रह चुके हैं मध्य विधानसभा से, उन पर दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया है और उनको मध्य विधानसभा की कमान इस बार दे दी है। मेहनत करने का पूरा समय हर उम्मीदवार को मिले, इसलिए यहाँ पर जो है बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला अपनाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ पर ये जो 39 उम्मीदवार हैं, ये सभी सीटों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ रिजर्व सीटें भी हैं, ST/SC रिजर्व सीटें हैं, जिनको लगातार बीजेपी अपने अंडर करने में जुटी हुई है और इसी के लिए जो है तैयारी के लिए पूरा समय मिले, खासतौर पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरा समय मिले। क्योंकि देखिए अब टिकट जारी हुए हैं, कई जगहों पर सिंधिया समर्थकों के टिकट कट गए हैं। सुमावली से सिंधिया समर्थक को टिकट मिल गया है, लेकिन जहां से टिकट कटे हैं जाहिर सी बात है वहां पर हंगामा होना तय है। अभी तो देखिए जरूर सी बात है कि यहाँ पर समर्थक जो हैं अलग अलग पार्टियों के जो आए हैं यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस से, उनके समर्थक जाहिर सी बात है अपने उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देने की बात जरूर करेंगे। इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए एक प्रॉपर समय मिल सके, इसलिए भी बीजेपी ने जो है ये 39 विधानसभा उम्मीदवारों को उतारा है। देखिए कल जब बैठक हुई थी तो उसके बाद ये साफ हो चुका था कि बीजेपी ऐसी सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बुरी तरीके से पिछड़ गई है। क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने से लगातार ये चीजें सामने आ रही है कि 66 सीटों का दिग्विजय सिंह ने दौरा किया, दिग्विजय सिंह ने दौरा करने के बाद जो है वो रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी। कांग्रेस की ये टेक्निक थी पहले उम्मीदवार घोषित करने वाली, कांग्रेस तो 6 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने नहले पे दहला मार दिया है और कांग्रेस से पहले उम्मीदवार घोषित कर दी। यानी कि कांग्रेस की टेक्निक या बीजेपी ने अपना ली और इस टेक्निक के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश को चुनावी फायदा मिलने जा रहा है। इसी को लेकर के जरा चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक ट्वीट भी आपको दिखा दें। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट कर प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि घोषित उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं और पार्टी ने जो भरोसा आप पर जताया है उस पर खरा उतरें और विजयी हों। ये दरअसल इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बाकायदा ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के जरिए जो प्रत्याशी हैं उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा है कि जो भरोसा आपके ऊपर जताया गया है उस भरोसे के ऊपर आपको खरा उतरना है। और लगातार सभी हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। आप जरा जल्दी से मैं एक रिएक्शन, सबसे पहले मनोरंजन सर आपसे ले रहा हूं इस पर एक मैं रिएक्शन कि अगर हम छत्तीसगढ़ पर अगर एक नज़र डालें तो भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल को उतारना, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह के नाम को लेकर और जो उनका कद था उसको लेकर के बड़े सवाल उठते रहे थे, लेकिन विजय बघेल को भूपेश बघेल के सामने उतारने का मकसद क्या है? क्या विजय बघेल को आगे प्रमोट करना चाहती है बीजेपी? देखिए निश्चित रूप से एक सिंबॉलिक जो है वो फाइट देने की कोशिश जरूर बीजेपी कर रही है और सांसद को उतारा है उनके सामने। वो शुरू से भी वो आप जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं और एक ही जो सरनेम के दोनों प्रत्याशी हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। जहाँ तक आपने रमन सिंह की बात की, तो अब बीजेपी को ये देखना है कि पूरे, जैसा कि गुजरात चुनाव में उन्होंने सारे नए कैंडिडेट दिए थे, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सबके टिकट काट दिए थे। क्या बीजेपी वो फार्मूला लेके आना चाहती है? इसको लेकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चा होती रही है। बीजेपी खेमे में जो पुराने लीडर्स हैं वो थोड़े से जो है वो सहमे हुए से लग रहे थे कि उनको मालूम नहीं कि अभी पार्टी यहाँ पे क्या करने वाली है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने दांव खेला है, देखते हैं ये दांव कितना चलता है। ठीक है, यानी कि ये जो कोशिश है वो कितनी कामयाब होती है इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका कार्यक्रम में। एक रिएक्शन आपसे, इन टिकटों के ऐलान के बाद नाम सामने आ गए हैं, क्योंकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बगावत का डर भी है और पार्टी के भीतर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि दावेदारी में थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से अब दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बगावत का डर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं वो सभी सामूहिक निर्णय होते हैं और निश्चित ही जो हम पिछले जब 18 में जब हम चुनाव हारे थे तो हमने निश्चित रूप से आकांक्षी जो विधानसभाएं थी जिसमें हम परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जनता के दिल में नहीं उतर पाए थे, तो निश्चित ही एक रणनीति हम जो समीक्षा हुई हमारी, उस समीक्षा के तहत हम उसमें जो
जो हमारी कमजोरी थी उसको ठीक कर कर हम आगे बढ़े। और निश्चित रूप से ये रणनीति के तहत एक कार्यकर्ता को मौका मिलेगा ज्यादा समय अपने क्षेत्र में काम करने का, अपने जनता से मिलने का, और जो हमारी जन कल्याण की योजनाएं, जो हमारी ताकत है और हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी ताकत है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, और आप 39 देखेंगे, नामों की जो लिस्ट है सर, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पर विवाद ज्यादा नहीं था या फिर दावेदारों की संख्या यहाँ पर कम थी? क्या कारण था कि ये 39 लोगों की नाम सामने आया? देखिए विवाद तो कहीं पर नहीं था। और जब जनता के जो हम लास्ट टाइम पे जो चुनाव हारे थे और हमने एक आकांक्षी विधानसभाओं को लेकर हमारी पार्टी काम कर रही थी, उसको लेकर हम जनता के जो हमने निर्णय निकाला, जो हमने समीक्षा की, उन जो सीटों पे हम जीत नहीं पा रहे हैं, जैसे आप भोपाल उत्तर की देखेंगे तो पिछले हम 4-5 टेन्योर से उसको नहीं जीत पाए। अभी अब पहले ही हमने अपने कार्यकर्ता जो पापोर भी रहे हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जहाँ जनता से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से पार्टी ने उनको यानी कि मौका जिन दिया। सीटों पर संघर्ष था या फिर आपको लग रहा था कि थोड़ा सा चेज करना पड़ेगा, वहां पर पहले से कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया ताकि पहले से तैयारी की जा सके। मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। सर अवनीश जी, जरा एक चीज इस पर बताइए कि मैं आपसे पहले भी जानना चाह रहा था कि इस रेस के अंदर तो कम से कम बीजेपी ने बाजी मार लिया है। पहले अपने कैंडिडेट के नाम ऐलान कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि पहले से पहले हम तैयारी भी कर लेंगे ताकि लोगों के साथ अपना कनेक्शन बना सके। आपको लग रहा है अब इसमें थोड़ा सा पीछे रह गए हैं और इससे बीजेपी को फायदा मिल रहा है? अवनीश जी चलिए, अनम्यूट एक बारी कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। चलिए, लग रहा है शायद आवाज नहीं आ रही है। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास। अमृतांशी भी हमारे साथ हैं। अमृतांशी, अब सीटों के ऐलान को लेकर के 39 नाम, और इसमें खुद दुर्गे जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर संघर्ष था या फिर जहां पर बीजेपी इससे पहले तक जीत नहीं पा रही थी, वहां पर अब तैयारी करने का मौका मिल चुका है। अब इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? जो कैंडिडेट्स हैं जहां पर अभी तक बीजेपी नहीं जीत पा रही थी, उस जगह पर बीजेपी का कमल खिलाना ये बड़ा चैलेंज भी होगा उनके ऊपर। यहाँ पर ये पता मालूम मैं कह सकती हूँ ये आ चुका है कि जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमें टिकट मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की पार्टी ही अगर हम बात करें, एक जगह से कई उम्मीदवार होते हैं। माना कि ध्रुव नारायण सिंह है, ध्रुव नारायण सिंह के साथ और भी कई लोग जो है सोच रहे होंगे कि काश पार्टी हम पर भरोसा जताती। लेकिन अब ऐसे लोग जिन पर पार्टी ने जो है फिलहाल उनको कार्यकर्ता के रूप में तो देखा ही है, लेकिन भरोसा एक ही पर जताया जाता है, नाम एक ही का आता है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देखिए ये ट्वीट किया है कि आप लोगों पर भरोसा बताया गया है, अब पार्टी के भरोसे पर खरा उतरना आपकी जवाबदारी है। और इसी को लेकर देखिए, अब आपने जो भीतरघात की बात कही, पहले भीतरघात का डर था तो जल्दी टिकट्स अनाउंस किए गए। संघर्ष जो है यहाँ पर लंबे समय से बीजेपी का था, तो जाहिर सी बात है अब मेहनत डबल लगेगी, डैमेज कंट्रोल पूरा किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो कि वेट कर रहे थे कि उनका नाम अनाउंस हो, लेकिन अब उनको टिकट नहीं मिला, उनसे कहीं ना कहीं देखिए अब थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो दूसरी पार्टियों का रुख कर सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में एक और नई पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है, बीएसपी है, सपा है। अगर उनको वहां से टिकट मिलता है, अगर दूसरी पार्टियों को वहां से वो सही उम्मीदवार लगते हैं और वहां से उनसे बातचीत करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग भी अब जो है दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टिकट जल्दी अनाउंस करने के जो है दो पहलू हैं, एक फायदा भी हो सकता है, एक नुकसान भी हो सकता है। फायदा यह है कि तैयारी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन नुकसान ये है जैसे कि सिंधिया एक समर्थक का टिकट कट गया लाल सिंह आर्या की जगह, वहां पर उन्होंने जो है ताजपोशी करवाई थी 2020 के बाद अगर हम बात करें, लेकिन अब मां सिंधिया समर्थक का टिकट कटा तो वो बगावत के सुर लेकर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ी सी पार्टी के लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन बीजेपी का संगठन हमेशा इस चीज को लेकर तैयारी करता रहा है। बीजेपी का संगठन ही इस चीज के लिए जाना जाता है कि चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, नाराजगी किसी की भी हो, फिलहाल मुख्य फोकस यही है जो भी नाराज हो उनको साथ मनाकर चले, साथ लेकर चले। और इसीलिए देखिए अमित शाह भी अभी कार्य समिति में आ रहे हैं। 39 अमित शाह के पहले 39 सीटों पर टिकट अनाउंस होना और ऐसी सीटें जहां पर लंबे समय से संघर्ष है, कैसे वहां पर दम झोंकते हुए नजर आएंगे, कैसे वहां पर जो है पूरी जी जान से काम करते हुए कोशिश भी होगी अमित शाह की, और इसीलिए बकायदा चुनाव समिति प्रबंधन समिति की जो बैठक है वो अगले महीने जो है वो 20 तारीख को तय कर दी गई है और बकायदा इस बैठक के जरिए कोशिश यही होगी कि कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट किया जा सके। मनोरंजन सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर एक चीज और भी है, अगर हम देखें टिकटों के बंटवारे को लेकर के, इसमें SC ST की संख्या सबसे ज्यादा रखी गई, यानी कि पिछड़ा वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस है
इसलिए कोशिश यही है कि पिछड़ा वर्ग के नामों का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शनल कई हैं। जैस जैसे संगठन है जो कि ये कह चुके हैं कि हम हर एक विधानसभा सीट पर आकर के चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से, और पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है और उनको लगता है कि इन सारे सीटों पर मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसलिए जो है पार्टी ने जल्दीबाजी दिखाई है। जल्दीबाजी जो है, जैसे आपने कहा, अभी भीतरघात का भी खतरा हो सकता है, लेकिन इसके एडवांटेज ज़्यादा मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी चीज़ होती भी है तो आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है, आप सबको मना सकते हो और उनसे बातचीत कर सकते हो। तो इसलिए किया गया है, क्योंकि ये पहली बार देखने को मिला है कि चुनाव की घोषणा के पहले किसी पार्टी ने कम से कम 3-4 महीने पहले टिकट अनाउंस कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जब आप असली लड़ाई में, जब फाइनल 100 मीटर होता है, अभी तो आप 800 के लिए दौड़ने जा रहे हैं, जब लास्ट के जो 100 मीटर होते हैं वहां पर आपको पूरी ताकत जब झोंकनी होगी, तब आप पूरी तैयारी के साथ अपने सारी गलतियों को सुधार के आप उसमें अपनी ताकत झोंक सकते हो। ये मुझे लगता है इसी रणनीति के तहत किया गया। और ये बड़ी कारगर साबित हो सकती है, और अगर इसी टाइमिंग के साथ और इसी रणनीति के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो शायद ये बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद, ये गेम चेंजर टाइप साबित हो सकता है। दुर्गेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। दुर्गेश जी, एक चीज़ और भी यहाँ पर समझने वाली है सर, कि जिस तरीके से अभी नामों का ऐलान है, SC ST का इसमें फोकस सबसे ज़्यादा है, और कोशिश ये भी की जा रही है क्योंकि टंट्या मामा भील और जितने जो आदिवासी वर्ग और जो पुराने लोग हैं उन सभी को साथ लाने के लिए बड़ी प्रयास भी हैं। लेकिन जैसे संगठन आपको लगता है, या थर्ड फ्रंट के तौर पर जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम भी आ रहे हैं और हम बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे, आपको लग नहीं रहा कि जो आपका आदिवासी वोटर है कहीं आपसे छिटक जाए, इसीलिए कुछ नामों का ऐलान पहले? देखिए, कहीं छिटकने वाली बात इसलिए नहीं है कि हम सतत जनता के बीच में रहते हैं। 24/7 365 दिन, 5 साल हम उनके बीच में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में, उनके कष्ट में खड़े रहने का काम करते हैं। तो इसलिए, और निश्चित रूप से जब हम काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो अनेक ऐसे हमारे विपक्षी दल हैं जो वो भी काम करते हैं, पर जनता भली भांति समझती है कि कौन चुनावी पर्यटन पे आया है। जो चुनावी पर्यटन पे आए, न तो उनको मुद्दे मालूम होंगे, न उनकी नीति सही होगी, न नेता सही होगा, न नीयत सही होगी। जनता भली भांति समझती है, और हम तो सेवा के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, नामों का ऐलान तो पहले आपने कर दिया, लेकिन रणनीति में कुछ बदलाव भी किया जाएगा क्या? देखिए, निश्चित रूप से अगर रणनीति, अगर मैं आपके सामने समक्ष चर्चा कर लूंगा तो रणनीति रहेगी कहाँ फिर? वो तो सबके बात ही आ जाएगी। पर निश्चित रूप से देखिए, हमेशा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और हम हमेशा परिवर्तन करते रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि हम जैसे ही चुनाव से हम जब जीतते हैं तो उत्साहित नहीं होते हैं और हार से विचलित नहीं होते हैं। जब हम समीक्षा किसी चीज की करते हैं, उसके हमने कहा था कि जो 2018 में वोट शेयर हमारे पास तब भी ज्यादा था, और हमारे पास जो संख्या थी, संख्या की दृष्टि से हम कुछ सीटें पीछे थे कांग्रेस से, पर वोट शेयर जनता ने हमें नाकारा नहीं था मध्य प्रदेश। और जनता अभी भी चाहती है कि जो विकास का कार्य कर रहे हैं, जिस स्थिति में हमें मध्य प्रदेश मिला था। ठीक है, मैं जरा कुछ संभाग को लेकर के भी बात करूंगा, मैं ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर के भी बात करूंगा, जो 2020 में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जरा जल्दी से एक चीज बताइए, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि नामों का ऐलान, कांग्रेस इसमें इंतजार सिर्फ अभी तक कर रही है, इसमें प्रोसेस थोड़ा सा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा? लगता है शायद संपर्क टूट गया। खैर, मनोरंजन जी हमारे साथ लगातार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इसमें अगर हम देखें, 5 इसमें महिलाओं को टिकट दी गई है मध्य प्रदेश पर अगर फोकस किया जाए तो। 8 अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति, दूसरी तरफ जयस, आम आदमी पार्टी, BSP भी है, SP भी है। यहाँ पर इन सभी के इर्द गिर्द बीजेपी अपने कोर वोटर को अगर साध ले तो शायद जो बाकी पार्टियां इधर उधर जो वोटर्स उनको वोट देंगे तो उसमें कहीं आगे निकल जाएगी फिर। नहीं, अब बीजेपी जो, अब जैसा आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनको वोट परसेंटेज ज़्यादा थे लेकिन सीटें कम मिली थी। तो पॉलिटिक्स में यही होता है। हिमाचल में भी देखने को मिला, 1% का अंतर था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई। तो और वही बात देखें तो कर्नाटक में भी बीजेपी का वोट परसेंट गिरा नहीं था, बीजेपी का वोट परसेंट उतना ही था, लेकिन एक चंक जो था, जो JDS के पास था, वो कांग्रेस को मिला था। तो रणनीति तो यही होती है ना। अब हम जो बात कर रहे हैं, शायद बहुत लोग इस बात को मिस कर जाते हैं कि एक
तीसरा मोर्चा भले ही आपको दिखाई ना दे मध्य प्रदेश में, लेकिन उसकी उपस्थिति हमेशा से रही है, चाहे वो बीएसपी के रूप में हो, चाहे सपा के रूप में रही हो, तो 2-4 विधायक आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अब इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि वो हम भी मैदान में हैं, अब देखना होगा कि उनका क्या होता है, लेकिन एक वोटरों की संख्या है जो कि तय करेगा अंत में कि हमको किसके साथ जाना है। वोटिंग पैटर्न अब देखिए, अपने देश की राजनीति अब ऐसी हो गई है कि अब एक लकीर सी खिंच गई है, आपको या तो उधर रहना है या आपको इधर रहना है, कोई बीच का मिडिल ग्राउंड अब आज की भारतीय राजनीति में है नहीं। तो वैसे में वोटर को तय करना है। जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी आप देखिए, यदि हम नेशनल लेवल पे यदि विपक्ष के गठबंधन की बात करें तो रोज आपको लगेगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी है। ये तनातनी आपको दिसंबर तक दिखाई देंगे, जब तक ये सारे विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते। आप इन नामों को लेकर के अब क्या आगे आपका रोड मैप है? जो अगली लिस्ट आएगी, क्या कि ये तो खैर पर्दे के पीछे ही रहता है, आप ये नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी हमारा ये हक है आपसे सवाल पूछने का। इंतजार थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, ये जल्द ही हमें एक और लिस्ट देखने को मिल सकती है, ताकि तैयारी जो आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स को करने के लिए मिल जाए, बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी ऐसा हो पाए? देखिए शुभेंदु जी, निश्चित रूप से जिस चीज के लेकर हम एक रणनीति, हम 110 सीटों पे हम काम कर रहे थे आकांक्षी विधानसभाओं को लेकर, निश्चित ही जहां समीक्षा हुई है, जहां पे चर्चा हुई, सामूहिक हमारे यहाँ निर्णय होते हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व बैठ के उनको नामों को तय करता है। और देखिए, भाजपा विश्व का सबसे बड़ा दल है और उस दल में अनेक कार्यकर्ता काम करते हैं, श्रेष्ठ में से भी, और जो ज्यादा श्रेष्ठ है उसको ढूंढना, उसका नाम का चयन करना, निश्चित रूप से हम उस पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को काम देती है, और उसमें से जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी को लगा तो उन्होंने उनके नामों को आज घोषणा कर दिया, वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे अपने। हम क्योंकि जन कल्याण का काम करते हैं, जन योजनाएं हमारी सरकारें लाती हैं, चाहे प्रधान केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, तो हम उन योजनाओं को लेकर, अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में। इसके विपरीत हमारा जो विपक्षी दल है, आप यहाँ पे जो आपकी भी बात कर रहे हैं और अन्य दलों की भी, मध्य प्रदेश में आज तक जो देखने में आया 2 दलीय व्यवस्था रही है। उस दल में जो हमारा विपक्षी दल है वो सिर्फ आरोप के घोड़े पर सवार होकर निकला हुआ है। आरोप लगा देने भर से इतिश्री नहीं हो जाती है, जनता उसको अच्छा भी नहीं मानती है शुभेंदु जी। इसलिए जनता यह चाहती है कि आपने क्या विकास किया। और लेकिन हमारा सर, तो एक और पार्टी रिपोर्ट कार्ड भी जिसने अभी प्रदेश में एंट्री की है, इससे पहले दिल्ली में, उसके बाद हिमाचल में, पंजाब में, जहां जहां भी एंट्री की वहां पर बड़ी सफलता मिली है और बहुत बड़ा वोट शेयर उनका बना। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी एंट्री, और जब मेयर का एक कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट होता है, वो सपोर्टिव आम आदमी पार्टी का होता है, तो सवाल यहां पर भी खड़े होने लगते हैं। दुर्गेश जी, आप मुझसे क्वेश्चन एक बार प्लीज, मैं सुन नहीं आपसे पाया सवाल था, है। मैं सुन नहीं पाया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि जहां भी आम आदमी पार्टी ने अपना जगह बनाई, वहां पर स्थायी तौर पर अपनी जगह बना ली, दिल्ली से लेकर के हिमाचल, पंजाब तक, और अब शुरुआत कर दी मध्य प्रदेश में भी। मेयर की एक जो कैंडिडेट थी जिन्होंने जीत हासिल की, और वो सपोर्टिव थी आम आदमी पार्टी की, तो यानी कि जमीन तो उन्होंने वहां तलाश ली है और ग्राउंड उन्होंने तैयार कर लिया है। देखिए, कुछ ऐसा इसमें जमीन, मेरे को लगता नहीं है कि कुछ जमीन तलाश ली हो। वो हमारी ही पार्टी के कैंडिडेट थे जो नाराज होके गए और जिन्होंने उनको वो किया। बाकी जमीन मुझे नहीं लगता है कि जनता उनके पक्ष में आने वाली है, या जनता, क्योंकि आप एक सडनली किसी वन फाइन डे आके सामने खड़े हो जाओ और आप बात करो कि हम पूरे कैंडिडेट लड़ाएंगे, हम ये करेंगे, तो उससे जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता तो यह देखती है कि आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके तकलीफ में कौन खड़ा है, 24 आवर्स आपको कौन समय दे रहा है, उनकी तकलीफों का कौन काम कर रहा है। जनता ये सब चीजें देखती है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई बहुत ज्यादा उनकी जमीन को हम उसको लेकर वो हो जाए। मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था होती है, और आप देखेंगे कि हम निश्चित रूप से, जो हमें लक्ष्य मिला हुआ है, हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने मुट्ठी मींच कर संकल्प लिया हुआ है कि अब की बार 200 पार के लक्ष्य को छूना है। तो निश्चित रूप से हम अपने विकास की योजना, हमारे जन कल्याण को लेकर हम जनता के बीच में, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करके निश्चित रूप से उस लक्ष्य को छूकर आएगा। ठीक है, आप कोशिश तो है। मैं मनोरंजन भारती सर, एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूँ सर। इसमें प्रीतम सिंह लोधी और तमाम ऐसे नेता भी हैं, क्या ऐसे नेताओं को टिकट देना जो कि पहले पार्टी के
पार्टी को लेकर के बयान देते हैं और उसके बाद उनको टिकट भी दिया जाता है, उनको वापस पार्टी में शामिल कराया जाता है, फिर टिकट भी दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिया आपने कि किस तरह पार्टी उनको हाशिए पे कर देती है, और अब जरूरत पड़ी है तो पार्टी उनको ले भी आती है, क्योंकि पार्टी को उनके पीछे एक वोट बैंक दिखाई देता है, और वो वोट बैंक है, मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो आप समझिए, आप उस राजनीति को इग्नोर नहीं कर सकते, और ये फैक्ट है भारतीय राजनीति की। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें टीवी पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये उस दलदल में उतरना ही पड़ता है जिसको हम कहते हैं कि जात पात की जो राजनीति है, वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की सच्चाई है। और उसी के तहत जो है आपने देखा कि उनको भी टिकट दिया गया, जिनसे पार्टी किनारा कर लेती है एक समय में, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अब आज के दिन जब चुनाव होने वाले हैं, हमें इस व्यक्ति की, इस कास्ट की और इनकी वोट चाहिए, भले ही वो प्रतीकात्मक क्यों ना हो, तो उसके लिए ये सब करना जरूरी होता है। और इसलिए दुर्गेश जी, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के समय में जो प्रीतम सिंह लोधी के अगेंस्ट में जो खड़े होंगे या कांग्रेस पार्टी के जो नेता होंगे, वो उस वक्त की जो स्टेटमेंट थी प्रीतम लोधी के पार्टी को लेकर या समाज को लेकर के, वो सामने रखेंगे और बार बार टारगेट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? जनता समझदार है, जनता हर चीज को समझती है। अगर आज आप जिस क्रांति के युग में अपन लोग जी रहे हैं ना, उसमें मोबाइल, सोशल मीडिया ने हर आदमी को सचेत कर दिया है कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। और अगर कहीं कहीं पे किसी की जबान फिसली हुई थी या किसी ने कुछ अनर्गल बातें की थी, तो निश्चित रूप से समाज से माफी भी मांगी गई है उस विषय में। जो उस चीज का पटाक्षेप हो जाता है, मुझे लगता है, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है इन बातों में। जिनकी जो 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 जिसे कहते हैं कि अनर्गल बातें हैं, उन बातों में आने वाली नहीं है। चाहे किसी ने भी जो बयान दिए, अगर उसने जनता के समक्ष आकर माफी मांगने का काम किया है, तो निश्चित रूप से माफी जनता माफ करती है। और जनता, आप देखेंगे कि हम जो अपना टारगेट है, जो हमें लक्ष्य मिला हुआ है, निश्चित रूप से इस बार हम उसको छूकर अच्छा, चर्चाएं बड़ी ना ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर के भी होती हैं सर। कई बड़े कद्दावर नेता वहां से आते हैं, 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्टेट मिनिस्टर वहां से आते हैं, नरोत्तम मिश्रा। उस सब के बावजूद 2018 में के बाद जिस तरीके के हालात बने और बार बार जो सवाल उठे, 2020 में हालांकि जिस तरीके से परिवर्तन हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन बाद में जो छोटे चुनाव होते हैं उसके परिणाम आप देख लें, वहाँ उसमें भी कुछ ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिला, अच्छे रिजल्ट आपको तब भी नहीं मिले। बड़े नेता होने के बावजूद भी ग्वालियर चंबल में क्यों आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है? देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थी, सिंधिया जी कांग्रेस के जो मेन चेहरा था, वो कांग्रेस का सिंधिया जी थे। और जो यहाँ पे समीक्षा आती थी, जो एग्जिट पोल बोलते थे, तो एग्जिट पोल के एक बड़े बड़े समाचार समूह का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उन्होंने जो एग्जिट पोल दिए थे, उस एग्जिट पोल में 38% शिवराज जी थे, 15% सिंधिया जी थे और 4-5% कमलनाथ जी थे। कांग्रेस ने दिखाया सिंधिया जी को और बना कमलनाथ जी को दिया। तो सिंधिया जी की, क्योंकि वो उस क्षेत्र से आते हैं, हमारे अनेक बड़े नेता उस क्षेत्र से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जयवान सिंह पवैया जी हैं, प्रभाष झा जी हैं, अनेक ऐसे नेता हमारे वहां से हैं। हमने उस समय पे वहां पे डिफीटेड थे। और अब निश्चित रूप से हम जो मैंने आपको पहले ही कहा बैठते थे, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। हम जहाँ हारे वहां समीक्षा करके हम आगे बढ़ेंगे ना। हम वहां रुक तो नहीं गए। आज हम इस डिबेट में जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये इसी का परिणाम है कि हमने समीक्षा की, हमने उस चीज को सुधार के आज हमने 2.5 महीने पहले उन कैंडिडेट्स को जनता के बीच में उतार, वो उनके सुख में, उनके दुख और में, यही तो उनके मजबूरी दर्द हो में। जाती है ना कि आप, ठीक है, आपने बाकी जो सीट है वहां पर फिलहाल कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आप ग्वालियर चंबल संभाग में पहले से नाम का ऐलान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर बगावती तेवर नेताओं के देखने को मिल सकते हैं। ये बड़ी मजबूरी भी हो जाएगी। देखिए, विश्व का हमारा सबसे बड़ा दल है। मैंने कहा ना, अनेक कार्यकर्ता हैं, सब श्रेष्ठ कार्य करना है, कार्यकर्ता हैं, उसमें ठीक से है। सर्वश्रेष्ठ निकालना निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी। और हम अब जो तय सीमा है, हम उस पर हम काम करेंगे। हमें लगता है कि हमारे जो रणनीतिकार हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो हर विषय पे चर्चा करता है माइन्यूटली। जितनी शुभेंदु जी आप लोग समीक्षा करते हैं ना, हम लोग भी निश्चित रूप से उतना ही माइन्यूट करके काम करने का काम करते हैं। मैंने जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम इस बार छूने वाले हैं। इसलिए ठीक है। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा। आप देखेंगे, जो अगले चुनाव के बाद भी हम आपके साथ बैठेंगे ना, उस समय भी हम इसी बात को रखेंगे आपको, कि हम जो आप उस समय कह रहे थे वो सही कह रहे थे।
चलिए ठीक है, कितनी बात सही निकलती है खैर वो परिणामों के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन मनोरंजन सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सर। एक चीज़ इस पर कि 2018 के बाद जो स्थितियां बनी, 2020 में सिंधिया को बड़ा पॉजिटिव लिया गया, लेकिन उसके बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सिंधिया को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके आने के बाद जो बीजेपी का पुराना जो कार्यकर्ता था, जो कोर वोटर था, जो जुड़ा हुआ था अपने नेता से, वो नाराज हो रहा है। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसका इम्तिहान जो है इस चुनाव में होने वाला है। और कर्नाटक के उदाहरण देखें तो बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। लोग जो है ऐसे नेताओं को जो दूसरे दल से और आते हैं और वहाँ पे फिर अपनी सीट से रिजाइन करते हैं, फिर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उसका अनुभव फिलहाल जो है मध्य प्रदेश में इनको थोड़ा सा झटका तो एक बार लगा था, लेकिन अब कर्नाटक के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि इस ढंग के एक्सपेरिमेंट आप बार बार नहीं कर सकते। जनता जो है अब उसको उतना स्वीकार नहीं करती है। तो ये एक पहला उदाहरण होगा देखने के लिए कि जो पूरे जिस चंबल संभाग की बात आप करते हैं वहाँ पे जो स्थिति हुई थी, क्या बीजेपी फिर उसको रिपीट कर पाती है, या फिर क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आए हुए उनको आपने अपनी पार्टी से टिकट दिया, वहाँ पे आपके ओरिजिनल कार्यकर्ता जो उतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं उनका रिजेंटमेंट होगा। अभी तक तो वो शायद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आने दीजिए फिर हम आपको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी और इसके यही वजह है कि उन सीटों के लिए आप इसको सेफ सीट भी कह सकते हैं, इसको हारी हुई सीट कह सकते हैं। इन सीटों पे आपने उम्मीदवार दे दिया ये कहते हुए कि हम सबसे पहले उम्मीदवार दे रहे हैं, इन सीटों पर इनको काम करने का मौका मिलेगा, इनको टाइम मिलेगा। एक तरह से संदेश दे दिया कि ये सीटें वो सीटें हैं जिस पे कि बहुत ज़्यादा नाम नहीं होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये सीटें हम 2-3 बार से नहीं जीत पा रहे हैं। वो रणनीति सही है, लेकिन जिन सीटों पर संघर्ष है, जहाँ पे आपको ये एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ेगा और आपको मालूम होना चाहिए बहुत लंबा समय रहा, एक पीढ़ी जो है वोट देने के लायक पैदा हो गई है शिवराज सिंह चौहान को देखते हुए एज ए चीफ मिनिस्टर। तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको करना, एक वहाँ पे जो उसका विधायक है उसका पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। तो दो तरह की सत्ता विरोधी की लहर होती है, एक तो विधायक कितना काम करता है और एक सरकार ने कितना काम किया है। इससे निपटना जो है हर सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और इसको इस बार भी बीजेपी को मध्य प्रदेश में इसको निपटना ही होगा। और ये बड़ा चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि इस संभाग में खास करके, हालांकि अलग अलग संभागों की अलग परिस्थितियां भी हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल पर सभी की नज़रें इसलिए भी हैं, 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्टेट में मिनिस्टर भी यहाँ से इस पूरे संभाग से आते हैं, और यहाँ पर अगर सीटें उस लिहाज से ना बढ़ पाएँ या फिर वहाँ पर, क्योंकि अभी छोटी सरकार के चुनाव हुए तो उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला था, और इसीलिए बार बार ये सवाल उठे कि क्या आखिर कमी रह गई है, क्योंकि उसमें यही कहा जा रहा था और ये भी माना जा रहा है सर कि टिकटों का ऐलान होने के बाद दल बदल इसमें शुरू होना एक बार फिर से नजर आएगा। निश्चित रूप से अब लोग इंतजार करते हैं। यदि अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि हम सबसे पहले टिकट दे रहे हैं, हाँ। तो आप तो उन लोगों को मौका भी दे दिया ना जिनको हाँ। आपने टिकट नहीं दिया, जो लाइन लगा के खड़े थे, जो इतने दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो आपने उनको भी एक लंबा मौका दे दिया ऑप्शंस तलाशने के लिए। अब वो आज के बाद से आपके पार्टी दफ्तर में नहीं जाकर के अलग अलग जो है दफ्तरों का चक्कर काटना शुरू करेंगे जहां वो अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। तो ये भी एक खामियाजा है इस ढंग का। इसलिए कभी कभी टिकट लेट भी अनाउंस किया जाता है कि किसी को रिएक्शन टाइम उतना ना मिले। उसका एक अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसका एक अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ पर भी थोड़ा सा नज़र बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक और नाम भी सामने आया, विजय बघेल का, जो कि भूपेश बघेल के अपोजिट में वो रहे, लेकिन दूसरा जो नाम है रामविचार नेताम। अब रामविचार नेताम, क्योंकि एक तरीके से कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग के एक बड़े चेहरे के तौर पर, और इससे पहले एक बड़े आदिवासी नेता जब बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद से सवाल उठने लगते थे कि आप बीजेपी के अंदर आदिवासी वर्ग का कोई बड़ा नेता नहीं रहा है। क्या अब वो एक इमेज यहाँ पर रामविचार नेताम को लेकर के क्रिएट की जा रही है कि देखिए साहब, हमने भी अपना एक कैंडिडेट उतार दिया है मैदान में और ये बड़े नेता के तौर पर? निश्चित रूप से वो जो डैमेज कंट्रोल जो है, वो जो नेता गए हैं और अभी हाल में उनको एक तरह से रिहैब किया है बघेल साहब ने, तो उसकी भरपाई करनी होगी। वो बहुत पुराने समय से रहे बीजेपी में, और उसके बाद अब आपने एक ऐसा चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप एक अल्टरनेट देने की कोशिश कर रहे हैं उस समाज को लेकर के, जिसके बारे में जो कि एक वो बहुल है, वहाँ पर उनकी संख्या काफ़ी है और वो काफ़ी जो छत्तीसगढ़ के राजनीति में मायने रखता है। तो वहाँ पर आपने एक नया नेता क्योंकि बीजेपी के साथ दिक्कत हो गई है ना, आपको एक नया नेतृत्व वहाँ पे उभारना पड़ेगा। और ये
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। हाँ। इसलिए चर्चा तो ये भी किया जा रहा था कि क्या बीजेपी सभी के सभी 90 सीटों पर क्या प्रत्याशी बदल देगी, क्या गुजरात का फॉर्मूला लागू किया जाएगा, क्या बड़े बड़े नेता जो उम्रदराज नेता हैं, वो जो बड़े बड़े नाम है, क्या उनका भी टिकट काट दिया जाएगा। इस तरह की चर्चा जितनी बार भी आप रायपुर जाइए या छत्तीसगढ़ जाइए आपको खूब सुनाई देगी बीजेपी के हवाले से। उसको लेकर के एक संशय की स्थिति वहाँ के बीजेपी के नेताओं में भी थी कि भाई हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो ये सारी बातें वहाँ हो रही थी। तो इसलिए पार्टी के पास चैलेंज है कि हर तबके में एक नया नेतृत्व आपको उभारना है, क्योंकि आपने एक 15 साल शासन पहले कर लिया था, उसके बाद आप सत्ता से बाहर गए और बुरी तरह से हार के गए हैं बाहर। अब इस बार जो है फिर आपको उठ के लड़ना है, तो वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे, किसके चेहरे पे लड़ेंगे, हमें मालूम है कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ करेंगे तो फिर आपको राजस्थान में करना पड़ेगा। राजस्थान की अलग परिस्थिति, आपने देखा कि आज जो कुछ नाम से आए हैं, जो कमेटी बनाई गई है उसमें वो वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। हाँ। तो वो एक अलग कहानी है, एक अलग डिबेट है। उसी तरह चीजें हैं कि आप मध्य प्रदेश में भी इनकम्बेंट मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप कहेंगे हम सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आप यही करेंगे, कांग्रेस भी यही करेगी। हालांकि वहां पे बघेल साहब है, लेकिन वहां पे भी सामूहिक नेतृत्व होगा। तो कोई भी पार्टी जो है चुनाव के पहले कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। दोनों पार्टियां अपना डैमेज कंट्रोल कर रही है। कांग्रेस को अपना एक डिप्टी सीएम बनाना पड़ गया लास्ट मोमेंट में, जब 6 महीने 7 महीने बचे हैं। क्यों बनाना पड़ गया? क्योंकि आपको मालूम था कि उस बेल्ट में, सरगुजा वाले बेल्ट में आपको जरूरत है। बस्तर सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, 12 की 12 सीटें आपको बचानी है, वो आप कैसे बचाएंगे? तो दोनों पार्टियों के लिए एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बीजेपी चूंकि सत्ता से बाहर है तो उनको ज्यादा मेहनत करना है। कांग्रेस पे भी लागू होता है कि कांग्रेस अपने कितने सिटिंग विधायकों का टिकट काटती है, यदि वो नहीं काटेगी तो शायद उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो आप कितने परसेंटेज विधायकों का टिकट काटती है बीजेपी, और कितने नए कांग्रेस और कितने नए चेहरे बीजेपी लेकर के आती है, छत्तीसगढ़ का चुनाव इसी पे लड़ा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है सर इसमें देखा जाए कि कर्नाटक का जो रिजल्ट रहा उसने एक बड़ा मैसेज दिया कांग्रेस पार्टी को कि अगर हम अपनी अंदरूनी गुटबाजी को अगर दूर कर ले, नेता एक साथ एकजुट होकर के लड़ें, तो चुनाव जीतना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कर्नाटक में हुआ, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार एक साथ आकर के लड़े तो जीत मिली कांग्रेस पार्टी को। मध्य प्रदेश में भी सर ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है कि अब कमलनाथ और दिग्विजय दोनों एक साथ मिलकर के, दोनों किसी भी विरोधाभासी कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा नजर आ रहा था टीएस सिंहदेव, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी है छत्तीसगढ़ के अंदर खास करके, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं डॉक्टर रमन सिंह के अलावा, तो उनको यही लग रहा है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि हमें सिर्फ अपनी गुटबाजी को दूर करना है, एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है, तो हम कर्नाटक जैसा परिणाम छत्तीसगढ़ में कम से कम ला सकते हैं? निश्चित रूप से, और यही वजह है कि लास्ट मोमेंट में जो है वो सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, ये भी चर्चा थी कि क्या आधे समय के लिए होगा, वो सारा कुछ आपने देखा किस तरह से विधायक दिल्ली आ गए थे और उसके बाद उसको टाल दिया गया था। लेकिन बाद में उनको एक सम्मानित जो है स्थान दिया गया, और वो इसलिए दिया गया कि पार्टी को जिस मेजॉरिटी से पार्टी जीत के आई है उसको बरकरार रखना जो है वो मुश्किल है। वो आप जो है वो 70 में से कुछ सीटें तो आप लूज करेंगे, तो वो डैमेज कितना कम हो, उसके लिए ये यूनाइटेड चेहरा जो है वो लाना जरूरी है। और यही वजह है कि इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होते हुए भी आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चाहेंगे, जिससे कि ऐसा लगे कि भाई हम सब इकट्ठे मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, आप देखिए अब हाल ही में प्रभारी नया शैलजा को भेजा गया है, पुनिया साहब पहले होते थे। तो एक उसके बाद जो कांग्रेस ने जो है, पहली बार मैंने देखा कांग्रेस में ये नियम बनाया गया कि ब्लॉक स्तर से जो है नाम आएंगे, ब्लॉक से जिला में आएंगे, जिला से प्रदेश में आएंगे, उसके बाद दिल्ली आएंगे, और वो सब में भी टाइम फ्रेम दिया गया कि इतने अगस्त तक ब्लॉक से नाम आ जाना चाहिए। तो फिर एक पार्टी जो है वो वहाँ भी गेयर अप कर रही है, एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जितना कम डैमेज हो उतना पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बीजेपी को कहा जाता है कि शहरी इलाकों की पार्टी है, शहरों पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन बस्तर जैसे इलाके जो जहां पर एक अच्छा खासा वोट बैंक रहा करता था, और 2018 के अगर चुनावों से पहले का ट्रेंड देखें तो वहां पर बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलती थी, हमेशा से सीटें मिला करती थी। लेकिन सर इस बार के चुनाव के अंदर बीजेपी क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में भी है,
अभी वहां पर ज़्यादा टिकटों का ऐलान हुआ नहीं, एक दो चेहरे अभी देखा लिस्ट में कि उन्हीं का नाम इसमें सामने आया है। तो अभी बड़ा फूक फूक कर वहां पर कदम रखना उनके लिए बड़ा ज़रूरी होगा। बस्तर की 12 की 12 सीटें जो है अभी कांग्रेस के कब्जे में हैं। और ये सीटें बचाने के लिए वहाँ से जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस के पास रिपोर्ट्स है कि आपको यहाँ पे कुछ विधायकों के टिकट काटने चाहिए। अब कांग्रेस कितना अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटना, वो भी एक दुधारी तलवार की तरह होता है। उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी विधायक 5 साल रहते हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ भी होती है, लेकिन वो डैमेज भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अब वहाँ पे क्या रणनीति अपनाएंगे? बीजेपी कौन सा मुद्दा लेके आएगी? क्या कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा वहाँ बना पाएगी? ये एक बड़ा इशू है वहाँ पर। क्या बघेल जो है वो लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, उन्होंने जो किया है आदिवासी उत्थान के लिए, जो भी योजनाएं वो लेकर के गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहाँ पे ये है कि वो जो बस्तर की 12 सीटें हैं, वो कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस को अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा सर, हम समय थोड़ा सा कम है और मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को हम क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि एक एग्जैक्ट टाइम एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, लेकिन अब अगली लिस्ट का इंतज़ार हमें कब तक करना होगा? बीजेपी अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करेगी या फिर जल्द ही एक और लिस्ट देखने को मिल सकती है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम तैयारी करने के लिए अपने कैंडिडेट्स को मौका दे रहे हैं? देखिए, अभी उन्होंने पहला लिस्ट दिया है। ये वो सीटें हैं जहाँ पे वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो उन सीटों पे उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। वहाँ पे आज के बाद से उनको रिएक्शन वो पता चल जाएगा कि क्या प्रतिक्रियाएं हैं कैंडिडेट्स की, लोगों की, कितना झगड़ा होता है, नहीं होता है, कितने लोग पार्टी में नाखुश होते हैं, कितने इधर जाते हैं, कितने उधर जाते हैं। क्योंकि आज के दिन एक दो पार्टी तो है ना हर स्टेट में जो कि ऑप्शन है, भले ही बीएसपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी या फिर जोगी जी की पार्टी है, भले ही जो भी हालत में हो, लेकिन एक ऑप्शन जो है तलाशने की, कुछ ट्राइबल पार्टीज भी है। तो ये सब चीज़ का इसका रिएक्शन देखा जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है अगली लिस्ट आपको अगले महीने दिखाई देनी चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस की भी तैयारी वही है कि इस महीने के अंत से तक कांग्रेस भी शायद अपनी लिस्ट लेकर के। ठीक है, यानी कि ये एक प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि जो लिस्ट को लेकर के मैदान में बीजेपी उतर चुकी है, कैंडिडेट्स उतार चुकी है और कहीं ना कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर काम कर सकता है। खैर, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया।